गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में हम लोग चैप्टर यूनिट 2 के अंदर पार्टनरशिप का पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप को अभी तक हम लोग पार्टनरशिप के कई टॉपिक पढ़े हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। इसको हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं या अनुबंध या समझौता भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए और ज़्यादा हम डिटेल से पढ़ने का कारण ये है क्योंकि ये जो बिजनेस स्टडी में हम जो पढ़ रहे हैं आज, अभी हम 11th क्लास में जो बेसिक चीज़ समझ रहे हैं वो चीज़ आपको 12th क्लास में अकाउंट्स में मिलेंगी। आप पूछ लेना अपने जो भी आपके परिचित में हो बच्चे, आपके फ्रेंड्स या आपके भाई बहन, तो उसमें पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमको अकाउंट्स में मिलेगा। तो उस चीज़ को अगर हम अभी क्लियर कर लेंगे तो आने वाले समय 12th क्लास में हमको इजी रहेगा और जल्दी इस क्वेश्चन को हम कवर कर पाएंगे, है ना। तो बात कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड की। ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? देखो, जब भी कोई व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं। एग्रीमेंट तैयार करना ना करना कंपलसरी नहीं है, ये दोनों की इच्छा ऊपर निर्भर करता है। तो एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि ये अपने जो भी काम होते हैं, व्यवसाय के संबंध में जो भी वर्क होता है उसका लिखा पढ़ी कर लेते हैं। सब क्या कितना प्रॉफिट रहेगा, क्या उसके राइट्स रहेंगे, क्या उसकी लायबिलिटीज़ रहेंगे, अधिकार वगैरह सब चीज़, वेतन कितना मिलेगा, हिस्सा कितना मिलेगा, सारी चीज़ें वो इस एक डीड तैयार करते हैं, उसमें लिखते हैं। उसको तैयार करने से फ़ायदा क्या रहता है कि भविष्य में अगर कोई लड़ाई वगैरह होती है तो ये डीड के द्वारा, पार्टनरशिप डीड के द्वारा वो अपने अधिकारों को रक्षा कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकता है और केस दर्ज कर सकता है पार्टनर्स पर। इसका फ़ायदा ये मिलता है ना। तो यही होती है अपनी पार्टनरशिप डीड। इसमें सारी चीज़ें शर्तें रहती हैं, यानी व्यापार करने के संबंध में कई प्रकार की शर्तें इसमें लिखी रहती हैं। और ये मैंने बताया कि ऐच्छिक रहता है, कंपलसरी नहीं रहता है, लेकिन अगर बना लेते हैं तो ज़्यादातर एक तरह से बिजनेस को फ़ायदा ही रहता है और पार्टनर्स को भी फ़ायदा रहता है। ठीक, तो साझेदारी संलेखन हम समझ चुके, आप इसका डिटेल पढ़ लेना, बाकी मैंने आपको ओरली समझा दिया इसका मतलब क्या होता है। अब पार्टनरशिप डीड जो होती है उसमें और क्या क्या चीज़ें लिखी, इसमें कई तरह की बात होती है, बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखी जाती हैं इसमें। तो उस पॉइंट्स को क्रम बाय क्रम समझें। पार्टनरशिप डीड में लिखी जाने वाली मुख्य बातें। मुख्य बातों को पढ़ने से पहले इसको ये पढ़ लेते कि इसकी आवश्यकता क्या होती है। समझ लें, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी का जन्म अनुबंध, ठहराव, आपसी समझौते से होता है, जो कि हम जान चुके हैं। यह समझौता 2 प्रकार का होता है, लिखित में और मौखिक में। ये भी समझ में आ गया। साझेदारी का प्रारंभ करते समय साझेदारों के मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह, प्रेम और संबंध, स्नेहपूर्वक भावना रहती है, सहयोग की। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जितने लोग बिजनेस में आते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत अच्छे प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो शुरुआत होती है। लेकिन जिस जैसे काम करते जाते हैं, आपस में काम करने के दौरान कुछ इस प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, इस तरह का वातावरण बन जाता है कि एक दूसरे के में प्रेम ना होकर फूट हो जाती है, मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की कंडीशन बन जाती है। तो वही चीज़ हम इसमें समझ रहे हैं। वे लग्न निष्ठापूर्वक फर्म के कार्यों को संपन्न करते हैं, किंतु फर्म के संकट के समय, जब फर्म पर संकट मतलब लॉसेस वगैरह आ जाए या कोई अन्य परेशानी आ जाए के समय में एक दूसरे को दोषी ठहराएं। अगर फर्म को लॉस हो रहा है या फर्म में कोई परेशानी आ रही है तो पार्टनर क्या करेंगे, एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं कि इसकी वजह से ये समस्या, इसकी वजह से समस्या। तो इन चीज़ों का निपटारा करने के लिए क्या की जाती है, पार्टनरशिप बनाई जाती है। इसलिए इसकी आवश्यकता होती है आने वाले समय में आने वाले संकटों से निपटारा सुलझाने के लिए, है ना। और आगे क्या है इसमें, और अतः साझेदारी को सुचारू रूप से लाने के लिए श्रेष्ठ होगा कि फर्म के प्रबंध में, यानी मैनेजमेंट में, संगठन संबंधी समस्याओं का के समझौतों का लिख दिया जाता है, जिससे भविष्य में होने वाले जो भी मतभेद हों, जो भी समस्या उनको दूर किया जाता है। तो कुल मिलाकर पार्टनरशिप की आवश्यकता क्यों होती है, आप उसका आंसर अच्छी से अपनी भाषा में लिखना कि भविष्य में होने वाले लड़ाई झगड़ों, मतभेदों से निपटने के लिए पार्टनरशिप की आवश्यकता होती है, जिसमें हम पहले से ही लिख लेते हैं कि ऐसी ऐसी कंडीशन होगी तो ऐसे ऐसे इसको निपटा जाएगा। ठीक बेटा, चलो अब जो मेन चीज़ हम पढ़ रहे थे वहाँ पढ़ेंगे। पार्टनर साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली प्रमुख बातें। सबसे पहली बात तो होती है फर्म का नाम और पता। पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले फर्म का नाम लिखा जाता है कि किस नाम से फर्म वर्क करेगी, उसका कहाँ पर उसका एड्रेस रहेगा,
उसमें इसके साथ में पार्टनर से साझेदारों के नाम, साझेदार को फर्म के नाम का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र रहती है, यानी पार्टनरशिप को एक तरह से छूट रहती है कि वो अपने फर्म का नाम रख सके। और दो बातों का उसे ध्यान रखना होता है, जब भी फर्म का नाम रखा जाता है उस समय दो बातें ध्यान रखनी। कौन सी? पूर्व में रजिस्टर्ड फर्म में इतना मिलता जुलता नाम, मतलब ऐसे फर्म का नाम ना रखा जाए जो किसी और दूसरी फर्म से मिलता जुलता हो, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जनता को समझ में नहीं आएगा, नहीं कस्टमर को समझ में नहीं आएगा कि एक ही फर्म है, अलग अलग है। तो थोड़ा सा नाम चेंज होना चाहिए अन्य फर्म से। दूसरी कंडीशन क्या है? फर्म के नाम से ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार का अनुमोदन प्रकट हो, जैसे क्राउन, एम्परर, किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट, पार्लियामेंट आदि शब्दों का प्रयोग फर्म के नाम रखते समय नहीं करना चाहिए। ठीक, आई होप आपकी ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सरल है, कोई कठिन नहीं है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। सेकंड जो बातें लिखी जाती हैं वो है साझेदारों के नाम और पते। संलेख में फर्म के सभी साझेदारों के पूरे नाम स्पष्ट रूप से और पता, एड्रेस सहित लिखा होना चाहिए। तीसरा क्या है? व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति यानी बिजनेस जो स्टार्ट किया जा रहा है वो किस नेचर का है, यानी वस्तुओं को बनाने वाला है या सेल करने वाला है या कोई सेवाएं देने वाला है, उसके संबंध में उल्लेख कर देना चाहिए। साझेदारी संलेख में व्यवसाय का कार्य क्षेत्र स्पष्ट करना चाहिए। व्यवसाय का कार्य यानी लोकल एरिया के लेवल पर काम करेंगे या नेशनल पर या इंटरनेशनल पर। ठीक है, निर्माणी, व्यापारिक, इस प्रकार में काम किस प्रकार का रहेगा, किस संबंध व्यवसाय किया गया है और उसका काम क्या है और कितना उसका लेवल है काम करने का, ये सारी चीज इसमें लिखी जानी चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है? साझेदार की अवधि। अगर पार्टनरशिप बनाई गई है तो कितने समय के लिए बनाई गई है और कौन सी पार्टनर, कोई विशेष काम के लिए या कोई जो नॉर्मल साझेदारी होती है वो के लिए, तो उसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ये चीज़ हमको लिखाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, सरल सी भी हैं और समझ में भी जल्दी आ रही हैं। अब साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी। जब भी पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, डीड मतलब होता है संलेख बेटा, इसमें इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि फर्म की कुल पूंजी कितनी है, यानी व्यवसाय को करने में कितना रुपया लगेगा, कार्यशील पूंजी कितनी होगी, स्थायी पूंजी कितनी होगी। स्थायी पूंजी यानी मशीनों खरीदने में कितना रुपए की आवश्यकता होगी और उस वर्क को ऑपरेट करने में कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो दोनों चीज़ों का रेशियो लिख देना चाहिए। किसमें? पार्टनरशिप डीड में। साझेदार कितनी मात्रा में पूंजी लाएंगे उस चीज़ का भी हमको जानकारी देना चाहिए। आवश्यकता के समय अगर मान लो फर्म को फिर से पैसों की आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लाने के तरीके क्या होंगे, सोर्सेस क्या होंगे कैपिटल के। किसी साझेदार द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाने पर उसे लोन दिया जाएगा ब्याज पे, मतलब जो लोन उसने दिया, अगर कोई अलग से पार्टनर एक्स्ट्रा पूंजी देता है या एक्स्ट्रा फर्म को लोन देता है तो उस लोन पर उस पार्टनर को कितना % से ब्याज मिलेगा, इन सब चीज़ की उल्लेख इस पार्टनरशिप डीड में हम करते हैं। अगले पॉइंट 6 नंबर वाली बात करें। साझेदारों द्वारा फर्म को ऋण। आवश्यकता पड़ने पर साझेदारों को कितना ऋण कितनी ब्याज दर पर प्राप्त कर सकती है यह भी लिख देना चाहिए। इसका मतलब होता है आहरण। इसका हम समझें कि मान लीजिए जो पार्टनर हैं, जो व्यवसाय जुड़े हुए हैं, अब उनको कभी धन की जरूरत पड़ जाए तो वो कितने रुपए उस व्यवसाय से निकाल सकते हैं और जितने रुपए निकाल रहे हैं उसमें उस व्यवसाय को कितना % से ब्याज देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी उसके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि हम अगले पॉइंट में समझ लेंगे इन चीज़ों को। जो पॉइंट की बात कर रहे थे वो है साझेदारों को आहरण। आवश्यकता पड़ने पर साझेदार फर्म से कितनी राशि का आहरण कर सकता है, आहरण किस ब्याज दर पर और कितने समय के लिए कर सकता है, यानी पार्टनर कितने समय के लिए ब्याज निकाल सकता है फर्म से और जितने समय के लिए वो ब्याज निकाल रहा है उस पर कितने दर से उस इंटरेस्ट देने, मतलब रुपया निकाल रहा है उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों का बातों का साझेदारी संलेख में समावेश होना चाहिए। लाभ हानि का अनुपात। लाभ हानि यानी जिस कार्य के लिए हम व्यवसाय कर रहे हैं लाभ कमाने के लिए, तो उसमें अगर लाभ है तो लाभ कैसे बांटा जाएगा, बराबर रहेगा या कुछ रेशियो रहेगा या जो भी कंडीशन होगी वो सारी कंडीशन हम इस पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं। साझेदारों का वेतन और कमीशन। अगर कोई पार्टनर अपनी पार्टनरशिप के अलावा भी कोई अलग से वर्क उस बिजनेस में कर रहा है, उस व्यवसाय में कर रहा है, तो क्या वो वेतन पाने का अधिकारी होगा।
अगर सेल्स के संबंध में भी कुछ उसका एक्स्ट्रा वर्क है तो क्या वो कमीशन पाने का अधिकारी होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। जैसे पढ़ें, सामान्यतः साझेदारी फर्म में किसी साझेदार को वेतन कमीशन पाने का अधिकार नहीं है। जैसे अगर पार्टनरशिप एक्ट में तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि किसी को, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यदि साझेदार चाहे तो इस संबंध में कोई अनुबंध करके किसी भी साझेदार को उसके पारिश्रमिक के रूप में वेतन या कमीशन दे सकते हैं। यदि इस प्रकार की कोई स्थिति है तो इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में करना आवश्यक होता है। जैसे इस पॉइंट बताया कि अगर हम पार्टनरशिप की एक्ट की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पार्टनर काम कर रहा है तो उसको वेतन दिया जाए। केवल पार्टनरशिप में लाभ हानि का बंटवारा होता है और पार्टिसिपेट किया जाता है। लेकिन अगर कोई पार्टनर्स इस तरह की व्यवस्था चाहता है तो वो आपस में एग्री करके, आप सभी साझेदारों से बात करके वो उस तरह की व्यवस्था इस पार्टनरशिप डीड में कर सकता है और उसका उल्लेख इसमें हो सकता है। लेखा पुस्तकों की व्यवस्था, लेखा पुस्तकों को कौन लिखेगा, कहाँ रखी जाएंगी, यानी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, हिसाब किताब रखने के लिए पुस्तपालन की कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी, इस निर्णय का समावेश संलेख में करना चाहिए। यानी जो व्यापार में जो भी अकाउंट्स होंगे उनको कौन मेंटेन करेगा, कहाँ रखा जाएगा और उस अकाउंट मेंटेन करने की मेथड क्या होगा, ये सारी चीज़ इसमें लिखी जाती हैं। लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण, यानी ऑडिटिंग होती है ना, जब भी बिजनेस होता है तो उसमें हर साल में एक बार ऑडिटिंग की जाती है, तो उसके संबंध में एक पॉइंट है। अंकेक्षण कराना आवश्यक या नहीं, यदि फिर भी साझेदार लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण कराना चाहें तो अंकेक्षण कराने की विधि क्या होगी, ये चीज़ भी उसमें हम लिखी जाएगी कि साल में, अगर वैसे पार्टनरशिप डीड जो व्यवसाय होता है उसमें ऑडिटिंग नहीं होती है, ये ऑडिटिंग तो केवल कंपनी वाले व्यवसाय में होती है। लेकिन अगर पार्टनर चाहें तो इस तरह का व्यवस्था अपना सकते हैं और व्यवस्था किस प्रकार की रही ये सारी चीज़ इसमें लिखी जानी चाहिए। ठीक, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम डिटेल करते जाएंगे और समझ लेंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमको अभी अपने रेगुलर लाइफ में भी देखने को मिलती हैं। कार्य का वितरण, प्रत्येक साझेदार को फर्म के कार्यों में भाग लेने का अधिकार होगा। जितने भी पार्टनर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करना जरूरी है, यानी व्यवसाय में काम करना जरूरी है। यदि फर्म व्यवसाय में विशिष्टीकरण पर लाभ उठाना चाहती है तो आपसी समझौते के आधार पर साझेदारों में योग्यता के अनुसार कार्य का बंटवारा किया जाए और दिया जाने वाला पारिश्रमिक साझेदारी संलेख में उल्लेख कर दिया जाए। यानी फर्म अगर बड़े स्तर की है जिसमें कार्यों का बंटवारा किया जा रहा है तो कार्यों का बंटवारा जब भी किया जाता है जब कोई व्यक्ति उस कार्य में योग्यता रखता है या कार्य में विशिष्टता रखता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जानी चाहिए। कर्तव्य, साझेदारों का अधिकार, फर्म में साझेदारों के क्या क्या अधिकार होंगे, ये स्पष्ट रूप से ये होना चाहिए। राइट्स ऑफ पार्टनर के क्या अधिकार हैं, परंतु यदि साझेदार चाहे तो आपसी समझौते के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं। अगर उसको कुछ परेशानी है पार्टनर्स को तो आपस में वो बात करके इसमें चेंज कर सकते हैं। साझेदारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, अब साझेदारी कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में हम क्या समझें, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप के जितने भी कर्तव्य होते हैं वो कैसे होते हैं, असीमित होते हैं। असीमित मतलब उसमें लाभ और हानि दोनों उसके ऊपर बोझ रहता है, पूरी तरह से पूरा व्यापार उसके ऊपर रहता है। तो फिर भी हम समझें कि संविधान के अनुसार प्रत्येक साझेदार के दायित्व कैसे रहते हैं, असीमित। यदि वे आपसी समझौते के अनुसार किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो इसकी जानकारी साझेदारी संलेख में देना आवश्यक रहेगी। नए साझेदार का प्रवेश, अब समस्त साझेदारों की सहमति से किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाए यदि समझौते के अनुसार इस नियमों का इसमें कोई परिवर्तन किया हो तो उसकी सूचना साझेदारी संलेख में देना चाहिए। मान लीजिए पार्टनरशिप में अगर कोई नया पार्टनर कोई व्यक्ति आ रहा है और समझौते में नहीं लिखा हुआ, हमने पार्टनरशिप में इसका कोई विवरण नहीं लिखा हुआ है और अगर ऐसा हो रहा है व्यवसाय के जीवन में तो उसकी सूचना भी हमको साझेदारी संलेख में दे देनी चाहिए। इसके बाद है साझेदार का अवकाश ग्रहण करना। जब भी कोई पार्टनर फर्म से किन अवस्थाओं में अवकाश ग्रहण कर सकता है, अवकाश ग्रहण करने की कंडीशन क्या होगी, भुगतान उसका जो पेमेंट होगा उसको किस तरीके से दिया जाएगा,
और छोड़े गए भाग का विभाजन किस प्रकार होगा। मतलब जो पार्टनर व्यवसाय को छोड़ के जा रहा है या उसकी मृत्यु हो गई है या कहीं किसी भी कारण से व्यवसाय से अलग हो गया तो उसका पेमेंट किस प्रकार किया जाएगा, उसका भुगतान करने की व्यवस्था कैसी रहेगी, उधारी पर दिया जाएगा, नगद दिया जाएगा, जो भी कंडीशन रहेंगी वो सारी कंडीशन इसमें हम लिखी जानी चाहिए। साझेदार का निष्कासन, रिमूव द पार्टनर, यदि कोई साझेदार अयोग्य घोषित किया जाए। अयोग्य का मतलब होता है इस तरह के व्यापार उस तरह का उसका व्यापार व्यवहार है जो देश के नियम के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है या किसी दूसरे देश का वो जासूस है, इस तरह के उस पर अगर वो लगते हैं, इस तरह के अगर आरोप लगाए जाते हैं या वो दोषी पाया जाता है तो उस कंडीशन में उसको फर्म से अलग करने की विधि क्या होगी, उसका वर्णन भी पार्टनरशिप डीड में किया जाना चाहिए। साझेदारी की मृत्यु पर व्यवस्था, अगर कोई पार्टनर की जीवन काल में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को फर्म में संपत्ति में लगाई गई पूंजी की वापसी किस प्रकार होगी, उसके उत्तराधिकारी को फर्म में प्रवेश दिया जाएगा या नहीं, इस सभी बातों का साझेदारी संलेख में उल्लेख होना चाहिए। साझेदारी के नियमों को उल्लंघन, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर पार्टनरशिप का उल्लंघन करता है तो उसमें क्या दंड रहेगा, इन सब की जानकारी होना चाहिए। व्यवसाय की ख्याति के बारे में, बीमे की रकम का, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत आगे काम आएगा। जब फर्म का साझेदार का बीमा कराया जाता है तो उससे प्राप्त राशि किस प्रकार विभाजन किया जाए, नहीं अगर फर्म में क्या हो गया है, बीमा करा लिया सभी पार्टनर से बिजनेस संबंध में, तो उससे राशि किस प्रकार मिलेगी, इसकी भी जानकारी संलेख में होना चाहिए। किस कंडीशन में, जब उसका इंश्योरेंस किया गया है। साझेदार की समापन विधि, अगर व्यवसाय में यदि व्यवसाय को बंद करना है या पार्टनरशिप को खत्म करना है तब उस कंडीशन में कौन सी विधि अपनाई जाएगी। इसमें इस संबंध में 5 विधियां होती हैं, तो वो कौन सी विधि के तहत पार्टनरशिप को समाप्त किया जाएगा उसका उल्लेख इसमें होना चाहिए। साझेदारी के समापन के बाद की क्या व्यवस्था रहेगी, ये सारी चीज़ें इसमें होना चाहिए। तो कुल मिलाकर 20 से 25 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम मतलब मुख्य बातें हैं कि जिसमें हम साझेदारी संलेख में इनको लेखा करते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। भविष्य में व्यवसाय सबकी सहमति से चलता रहे, अगर कोई आर्गूमेंट्स किसी भी पार्टनर को होता है तो उसका निपटारा भी इस साझेदारी संलेख के तहत किया जा सकता है।